नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये न्यूट्रिशियन प्लांट एंड ह्यूमन माने पोषण जो है दोस्तों, न्यूट्रिशियन जो है इसका हम ये दूसरा पार्ट है और इसको हम 90 तक कर दिए थे। इसमें लगभग 165 क्वेश्चन है। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो सर है बिट्टू झा सर, उन्हीं का बायोलॉजी है, उसको पूरा कराने का और याद कराने का काम कर रहे हैं। आपको पूरा दोस्तों पूरा का पूरा यूट्यूब यूट्यूब पर आपको इतना बार 3 बार 4 बार बोल बोल के याद कराने का जो प्रोसेस है वो कोई नहीं किया है। वो इसी दरोगा चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम मेरा मकसद देखिए याद करवाना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 91 नंबर की, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम होता है? तो रेनिन। शिशु में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए, शिशु में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। तो शिशु में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम है? रेनिन है। दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, माने कौन सा गलत है? तो पहले सही वाला देख लेते हैं। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठ रस का स्राव होता है। मनुष्य के आमाशय में डेली के डेली प्रतिदिन 3 लीटर जठ रस का स्राव होता है, एकदम सही है। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अमाशय में प्रोटीन के अलावा भोजन के वसा का भी पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन के अलावा भोजन के वसा का भी पाचन होता है, एकदम सही है दोस्तों। अच्छा, डी नंबर जो गलत है, ये किस लिए गलत हुआ है वो बताते हैं। देखिए, अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसको चाइल कहते हैं। यही गलत, चाइल नहीं, काइम कहते हैं। चबाने के बाद दोस्तों देखिए, चबाते हैं तो गाढ़ा होना जाता है लेई की तरह, उसको काइम नहीं, उसको काइम कहा जाता है। काइम, काइम, CHYME, काइम। 93 है, अमाशय खुलता है ग्रसनी में, मतलब छोटी आंत में। अमाशय खुलता है कहाँ? ग्रसनी में, यानी छोटी आंत में। अमाशय कहाँ खुलता है? ग्रसनी में, छोटी आंत में। 94 है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 95 नंबर है, जठर में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर में जो HCl होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है, एकदम सही है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु को मार डालता है, ये बात भी सही है। भोजन के साथ जो भी जीवाणु प्रवेश करता है उसको मार देता है। एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, वो भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु को मार डालता है और एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जठर रस के बारे में कौन सही नहीं है? तो पहले सही वाला को देखेंगे कौन कौन सही है। जठर रस के बारे में, जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, एकदम सही बात है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर खाना को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, एकदम सही है। डी नंबर है कि जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है। जठ जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है। गलत जो है उसको देख लेते हैं। जठर अमाशय रस में लाइपेज और इमाइलेज स्रावित करता है, ये गलत है। ये गलत है, ये सब थोड़े स्रावित करता है। HCl ये सब स्रावित करता है। अच्छा ठीक है। 97 नंबर देखेंगे, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों 20 गो दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 गो दांत जो है ना 2 बार विकसित होते हैं, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं। इसी को दोस्तों मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। और 12 जो है ना 12 वो 1 बार होता है, ठीक है। अगला है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है। काहेला? काहे कि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। 98 नंबर कहा कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है, क्यों?
क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, दूध को पचाता है रेनिन, दूध को पचाता है रेनिन। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट। मनुष्य की जो पाचन नली है कितना फीट लंबा होता है? 32 फीट। मनुष्य का पाचन नली 32 फीट लंबा होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? दोस्तों, आमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि का भाग कौन है वो जानिए। म्यूकस कोशिका, जाइमोनिन कोशिका, अम्लजन कोशिका। लेकिन मूल पित्तवाहिनी ई नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है कि जठर ग्रंथि का भाग कौन कौन है? म्यूकस कोशिका है, जाइमोजिन कोशिका है, अम्लजन कोशिका है। 104 है, निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं है? पीत नहीं रहता है, लेकिन जठर रस में क्या क्या रहता है? म्यूकस। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए 104 में कहता है कि जठर रस में कौन कौन नहीं रहता है। तो जान लीजिए कौन कौन रहता है। म्यूकस रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, पेप्सिनोजन रहता है। म्यूकस रहता है जठर रस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और पेप्सिनोजन रहता है, लेकिन पीत दोस्तों ये नहीं रहता है। 105 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा में भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। कहता है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 107 है, आमाशय की भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर बना रहता है? तो वो हो जाएगा स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका। स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका। 107 कहा कि आमाशय की भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर रहता है? तो आंसर हो जाएगा स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका। 108 नंबर देखेंगे। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत प्लाक कहलाता है। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई अगर नहीं करते हैं तो दांत पर एक परत जम जाता है, उसको दंत प्लाक कहते हैं। दंत प्लाक, दंत प्लाक। 109 है, अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो अम्लीय स्राव के कारण। अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर अमाशय की दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो अम्लीय स्राव के कारण। ठीक है, 110 नंबर को देखेंगे। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण रहते हैं? जीव द्रव में। ठीक है, तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण रहते हैं? जीव द्रव में। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण रहते हैं? जीव द्रव में। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। तो मनुष्य के भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, सही बात है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है, एकदम सही है। 112 है कि यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है? तो छोटी आंत में। यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है? तो छोटी आंत में खुलती है। कहता है कि जेनुनम किसका अंग है? दोस्तों छोटी आंत का। जेनुनम छोटी आंत का हिस्सा है। जेनुनम किसका अंग है? छोटी आंत का। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? कोलन नहीं है, ये बड़ी आंत का भाग है। दोस्तों कोलन बड़ी बड़ी आंत का हिस्सा है। कोलन जो है बड़ी आंत का है, लेकिन डियो डियोडीनम, इलियम, जेनुनम ये छोटी आंत का है। डियोडीनम,
ड्यूओडीनम 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 इलियम और जेनुनम छोटी आंत का है, लेकिन कोलन बड़ी आंत का हिस्सा है। 115 की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ा अंग दोस्तों त्वचा हो जाएगा मानव शरीर का। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है खोजना है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का रस स्राव होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है, एकदम सही है। यकृत की कोशिका से ही पित्त रस निकलता है। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, ये बात भी सही है। आपने क्या देखा कि यकृत की कोशिका से पित्त रस का स्राव होता है, सही है। और पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, ये बात भी सही है। 117 कहता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके किसके द्वारा होता है। छोटी आंत में तो पित्त रस के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा और सक्कस एंटेरिकस के द्वारा। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है पित्त रस, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है पित्त रस के द्वारा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त रस के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा और सक्कस एंटेरिकस के द्वारा। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, पित्त रस के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा और सक्कस एंटेरिकस के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या देखें, पित्त रस, अग्नाशयी अग्नाशयी रस और सक्कस एंटेरिकस के द्वारा होता है। ठीक है, 118 नंबर है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो छोटी आंत की 6 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, छोटी आंत की 6 मीटर लगभग होता है। अच्छा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है, ये तो आप जानते ही हैं, इजी क्वेश्चन है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत में। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, तो एमाइलेज। एमाइलेज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक एंजाइम है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, वो एमाइलेज है। लेकिन वसा के लिए लाइपेज जिम्मेदार है और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन। तो आपने क्या देखा, वसा के लिए क्या जिम्मेदार है, लाइपेज एंजाइम। वसा के लिए लाइपेज एंजाइम, वसा के लिए लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज एंजाइम इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है, तो लाइपेज। ठीक है, वसा पाचक आप ऊपर ही देखें कि लाइपेज होगा। कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो आपने क्या देखा, प्रोटीन पाचन दोस्तों हो जाएगा, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, क्या प्रोटीन पाचन कह रहा है ना, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा, ये प्रोटीन पाचन है, लाइपेज वसा है। ठीक है, 124 नंबर कहता है कि ग्लीसंस कैप्सूल, ग्लीसंस कैप्सूल किस में मौजूद रहता है, तो यकृत में। ग्लीसंस कैप्सूल दोस्तों यकृत में मौजूद रहता है। ग्लीसंस कैप्सूल यकृत में मौजूद रहता है। लोहा पाया जाता है यकृत में, मांस में, मछली में। लोहा पाया जाता है यकृत में, मांस में, मछली में। लोहा पाया जाता है यकृत में, मांस में, मछली में। लोहा पाया जाता है यकृत में, मांस में और मछली में। 126 है कि ब्रूनर्स, 126 नंबर क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ब्रूनर्स ग्रंथि दोस्तों ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के छोटी आंत में ही पाए जाते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटी आंत के ग्रह छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है, तो पीत रस के द्वारा। छोटी आंत के ग्रहणी में छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पीतरस में। छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पीतरस में। अच्छा, पीतरस का प्रमुख कार्य क्या है, तो भोजन को अम्लीयता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना। पीतरस का काम है कि भोजन को अम्लीय करके, अम्लीयता को नष्ट करके उसको क्षारीयता बनाता है। ठीक है, और दूसरा है कि वसा का पायसीकरण करना, दूसरा वसा का पायसीकरण करना। तो दोस्तों पीत रस का प्रमुख कारण है कि भोजन भोजन की अम्लीयता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना और वसा का पायसीकरण करना, ये दोनों का दोनों उसका कारण होता है, पीत रस का काम होता है। 129 नंबर है, पीत रस में उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलुरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं, तो हीमोग्लोबिन।
कहता है कि पीत रस में उपस्थित रहता है बिलीबर्डिन। पीत रस में उपस्थित बिलीबर्डिन तथा बिलीरुबिन। पीत रस में उपस्थित बिलीबर्डिन तथा बिलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप दोस्तों पीत रस में ये बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन बनते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? तो जठर रस। जठर रस की प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। जठर रस की जो प्रकृति होती है ना वो अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं। लेकिन पीत रस क्षारीय होता है, आंत रस क्षारीय होता है, अग्नाशयी रस क्षारीय होता है। पीत रस क्षारीय होता है, पीत रस क्षारीय होता है, पीत रस क्षारीय होता है, अग्नाशय रस क्षारीय होता है, आंत रस क्षारीय होता है, लेकिन जठर रस दोस्तों अम्लीय होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपरोक्त में कौन अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं? तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज ये दोनों को दोनों दोस्तों पाए जाते हैं अग्नाशयी रस में। तो क्या क्या पाया जाता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज दोनों कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज ये दोनों को दोनों अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर में यकृत मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में जो यकृत है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत, इसके कारण है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है, एक सही है सिर्फ। ठीक है। 133 नंबर है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत हो जाएगा। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो यकृत हो जाएगा। कहता है 134 नंबर की कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो वो यकृत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया में बदल देता है? यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले जो विषैला अमोनिया होता है ना उसको यूरिया में बदल देता है? तो यकृत होता है। ठीक है। अब है कि कौन सा कथन सही है? तो यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यूरिया दोस्तों यकृत में उत्पन्न होता है, यही सही है। गलत को मत पकड़िए, नहीं तो वो दिमाग में घुस जाएगा तो फिर क्वेश्चन गलती करवा देगा। कहता है कि यकृत का द्रव्यमान कितना होता है? तो लगभग 1.5 किलो होता है। यकृत का वजन द्रव्यमान दोस्तों लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का द्रव्यमान 1.5 किलो होता है। यकृत कार्य करता है यकृत कार्य करता है विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित करता है। यकृत क्या कार्य करता है? जो विषाक्त पदार्थ को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित कर देता है। वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ना उसको ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित करता है। तो यकृत का काम आपने देखा कि विषाक्त पदार्थ को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित करता है, वसा का भंजन कर देता है और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। तो यही इसका यकृत का काम है। 139 नंबर है, कथन पर विचार करना है। ठीक है। और उपयुक्त विशिष्ट गुण है। ठीक है। तो देखिए किसका गुण है वही पूछ रहा है। कहता है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय ही होगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही ना है दोस्त? नहीं नहीं, हाँ अग्नाशय है। अच्छा, सबसे बड़ी पहली देखिए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो अग्नाशय है। और सबसे पहली पहली सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, वो यकृत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कहता है कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। बिल्कुल, अग्नाशय के बारे में भी बोल रहा है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो वो अग्नाशय हो जाएगा। तो आपने क्या देखा अग्नाशय के बारे में कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा यह क्षारीय होता है।
इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यही अग्नाशय के बारे में कहा, ठीक है। 140 नंबर, निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्नाशय। निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नाशय। निम्नलिखित में किसके स्राव स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो वो हो जाएगा अग्नाशय। 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। अगला 143 नंबर की भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इलियम में। इलियम। भोजन के पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इलियम में होता है। 144 नंबर देखिए, कहता है कि कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसी को खोजना है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद विलाई द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। अवशोषित जो भोजन है वो विलाई में, अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं, ठीक है। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। एकदम सही बात कहा दोस्तों, तीनों का तीनों सही है। अगला है कि वसा का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में दोस्तों बदलने का काम करता है। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। पाचन क्रिया के बाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। एकदम सही है। वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही। वसा है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये बात भी सही है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा? पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है, बिल्कुल सही है। वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये बात भी सही है। 148 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है, मैंने कौन गलत है? तो गलत को बाद में देखेंगे, पहले सही को देखिए। बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। एकदम सही है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप में संचित रखता है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप में संचित रखता है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप में संचित रखता है, ये बात भी सही है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप में संचित रखता है। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है, ये बात भी सही है। अच्छा, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है, नहीं गलत है। बड़ी आंत जो होता है ना, छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है, चौड़ी न कि लंबी, ठीक है, यही गलत था। 149 है कि सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद होते हैं? सीकम तथा अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग है वो कहाँ मौजूद रहते हैं दोस्तों? वो रहते हैं बड़ी आंत में, ठीक है, वो बड़ी आंत में रहते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो पहले सही वाला पढ़ेंगे। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। एकदम सही है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण तो होता ही है। अच्छा, छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। एकदम सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात भी सही है। लेकिन बड़ी आंत कोलन में भोजन अवशोषण कर परंतु जल का नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हटाइए 151 नंबर। मनुष्य के मल में सर्वाधिक पाया जाता है जल। मनुष्य का जो मल होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। अच्छा, विटामिन के का संश्लेषण करने वाले जीवाणु आहार नाली के किस हिस्से में मौजूद रहता है? तो कोलन में। ठीक है, विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जो जीवाणु है वो आहार नाल के, विटामिन के का संश्लेषण करने वाले जीवाणु आहार नाल के किस हिस्सा में रहता है? तो कोलन में रहता है, याद रखिएगा। 153 नंबर देखेंगे। कौन सा हार्मोन पित्ताशय को कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पीत निकालने के लिए उत्तेजित करता है? वो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय को कहता है कि तुम पित्त निकालो?
तो हो जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। कहता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय को कहता है कि पित्त निकालो तुम, वह कोसिसिस्टोकाइनिन है। ठीक है, 154 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में क्षुद्रांत माने छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रास क्रम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें तो पता नहीं कौन बुड़बक इसमें टिक लगाया है, इस पता नहीं है दोस्तों। इस पर हम एक छोटा वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए 155 नंबर। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? चाइल्ड। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? चाइल्ड कहलाता है, और कायम आमाशय में होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन का जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो वह कहलाता है चाइल्ड। ठीक है, और जो कायम है दोस्तों वो आमाशय में होता है। ठीक है, 56 है, 156 के मनुष्य को छोट रोटी रोटी चबाने में मीठा लगता है, का है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। मनुष्य जब रोटी चबाएगा ना तो मीठा लगेगा, ज़्यादा चबाइएगा ना तो मीठा लगेगा, तो वो काहे होता है कि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदलने लगता है, इसी के लिए। 157 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? तो वसा में नहीं, वसा का पाचन नहीं होगा। किसी व्यक्ति का शरीर में से पित्ताशय निकाल देंगे तो वह फैट का पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है आंतरस में। माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आंतरस में। माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज एंजाइम दोस्तों आंतरस में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है पाचन क्रिया के बारे में। 159 नंबर। तो कहता है दोस्तों पहले सही वाला देख लेते हैं। एस्टी एप्सिन एस्टी एप्सिन एंजाइम पायसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कहता है कि एप्सिन एस्टी एप्सिन एंजाइम पायसीकृत वसा को ग्लिसरीन, कहता है कि एस्टी एप्सिन जो एंजाइम है ना वो पायसीकृत वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, एकदम सही है। एटी एप्सिन एस्टी एप्सिन दोस्तों एंजाइम एसी एसटी एफसी एंजाइम पायसीकृत वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में बदल देता है, सही बात है। अगला कहता है कि एमिलॉप्सिन, ठीक है, एमी एमिलॉप्सिन एंजाइम जो है स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है, ये बात भी सही है। एमिलॉप्सिन एंजाइम दोस्तों स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को, एमिलॉप्सिन एंजाइम जो है वो एमिलॉप्सिन एंजाइम वो स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। ठीक है, और ये तो गलत है, इसको मत ही पढ़िए, वो आपको अपने धरा जाएगा। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो सबसे पहले जानिए यकृत का कार्य क्या है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना यकृत का काम है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना यकृत का काम है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना दोस्तों यकृत का काम है। यूरिया का उत्पादन करना यकृत का काम है। यूरिया का उत्पादन करना यकृत का काम है। मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश, ये भी यकृत का काम है। मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश, ये भी दोस्तों यकृत का काम है। लेकिन खाद्य और अजीर्ण आहार में जल का अधिक का अवशोषण, ये उसका काम नहीं है, ये दोस्तों गलती करवाएगा यही। ठीक है, इसको हटाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 161 नंबर। मानव के समान अमीबा में प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद से। कहता है कि मानव के समान ही अमीबा में ही प्राणी संपोषण होता है। मानव के जैसा ही अमीबा में प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद से। 162 है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? भोजन रसधानी में होता है। ठीक है, याद हो रहा होगा, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे दोस्तों। अगला 163 नंबर।
कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो सीलिया द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो सीलिया द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है। भोजन राजधानी तो दोस्तों अमीबा में होता है, जानबे करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज का। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम का। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 165 नंबर। कहते हैं अंगों की कौन सी क्रिया सही रूप में मेल खाती है? अंगों का पित्ताशय पित्त संग्रह करता है, एकदम सही है। लीवर पित्त की उत्पत्ति करता है, सही है। पाचक ग्रंथि इंसुलिन उत्पत्ति करता है, सही है। पित्त वाहिका पित्त परिवहन करता है, ये भी सही है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कहता है कि अंग का कौन सा सही कह रहा है, कौन सा सही है? पित्ताशय पित्ताशय का काम क्या है? पित्त का संग्रह करना। पित्ताशय का काम है पित्त संग्रह करना। लीवर का काम है पित्त का उत्पत्ति करना। लीवर का काम है पित्त की उत्पत्ति करना। लीवर का काम है पित्त की उत्पत्ति करना। पाचक ग्रंथि का काम है इंसुलिन का उत्पत्ति करना। पाचक ग्रंथि का काम है इंसुलिन की उत्पत्ति करना। पाचक ग्रंथि का काम है इंसुलिन की उत्पत्ति करना। और पीत वाहिका का काम है दोस्तों पीत का परिवहन करना। पीत वाहिका का काम है पीत का परिवहन करना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे, सारे क्वेश्चन को देखे होंगे, 165 क्वेश्चन। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे ढंग से, और 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। तब तक चलिए अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।